वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन टुडेज सेशन हम लोग बात करेंगे जो एक लास्ट ग्रुप हमारा बाकी है, नोबल गैसेस ग्रुप 18 ऑफ पी ब्लॉक। एज सच इसमें केवल 2-4 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। जिनॉन के कंपाउंड्स XeF2, XeF4, XeF6 आपको पता ही होगा, और उनका हाइड्रोलिसिस। तो इट इज़ अवर पी ब्लॉक का लास्ट फैमिली, दैट इज नोबल गैसेस, ठीक है ना, और ग्रुप 18, ठीक है। ओवरव्यू चैप्टर का अब मैं क्या दूं, इसमें ऐसे तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चलिए कुछ तो लिखें। तो ओवरव्यू में वही हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, थोड़ी बहुत बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, है ना, और केमिस्ट्री ऑफ जिनॉन, क्योंकि जिनॉन के ही कुछ कंपाउंड्स अब आजकल, हालांकि बाकी हैलोजेंस के, बाकी इनर्ट गैसेस के भी कंपाउंड्स डिस्कवर कर लिए गए हैं, बट वो उतने कॉमन नहीं है। केमिस्ट्री ऑफ जिनॉन में हम लोग XeF2, XeF4 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, और जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है XeF6, इन तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इन्हीं की आपका हाइड्रोलिसिस के बारे में ही बस ये 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, हालांकि वो ऑक्सीजन के साथ भी जिनॉन कंपाउंड बनाता है, वो इन्हीं के हाइड्रोलिसिस के दौरान बनेंगे बस, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं इसमें, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए लेट अस स्टार्ट विथ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं खोटी करूँगा बेटा आप लोगों का, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज नोबल गैसेस ग्रुप या इनर्ट गैसेस ग्रुप। ये ग्रुप 18 क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स। अब इसमें कोई पॉइंट बना के नहीं लिख रहा हूँ। ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट कंसिस्ट करता है। ऑल आर गैसेस एंड देयर रिएक्टिविटी, है ना, एंड देयर रिएक्टिविटी इज very low, their reactivity is very low, hence they are termed as, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो है, लेस रिएक्टिव है, hence they are termed as, ठीक है, inert gases और noble gases। and what is the reason behind their low reactivity? द नोबल गैस, है ना, अभी केमिकल फिजिकल एक साथ ही चल रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर लो रिएक्टिविटी? तो पहला रीज़न है बेटा कि द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम जो 1s2 है, एक्सेप्ट हीलियम जो 1s2 है, have completely filled NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि भैया बॉन्ड बन रहा है इस वजह से कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इनका तो completely filled NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है इन देयर वैलेंस शेल, that is हम लोग बोल सकते हैं that is they have completely filled octet, और completely filled octet है तो बस कहानी ख़त्म, फिर ये रिएक्ट करना ही नहीं चाहेंगे बेटा। दूसरा रीज़न कि अगर हम लोग बात करें आयोनेशन एंथैल्पी की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर
आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ बढ़ती हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इनफैक्ट आपको पता ही होगा बेटा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की होती है, 1s2 वाला। और दूसरा, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफ़िकल्ट है आपके लिए, एज वेल एज इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी डिफ़िकल्ट है। इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। तो सेकेंड रीज़न इनका यही है कि दे हैव वेरी हाई ionization enthalpy and ठीक है ना, more positive electron gain enthalpy, more positive electron gain enthalpy, that mean that is electron removal as well as addition of electron, that is removal as well as addition of electron is difficult। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफ़िकल्ट है, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करें बेटा, है ना। तो ये बस पॉइंट्स ही मैं समझाते चल रहा हूँ, कुछ चीज़ें और बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसी पॉइंट के अंदर शामिल है, ठीक ना। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये इसी के अंदर की दो चीज़ें कि आखिर इनकी रिएक्टिविटी क्यों है कम। अगला पॉइंट अगर प्रॉपर्टीज़ में लिखूं, एटोमिसिटी की हम बात करें तो ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। तो जैसे बाकी पीरियड में हम लोगों ने लगभग 1 घंटे का सेशन तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लिया, इसमें मैं उतना टाइम ही नहीं खोटी करूँगा बेटा, उतने में तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा हमारा। ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, सब के सब नोबल गैसेस जो है मोनो एटॉमिक है। अगला पॉइंट, ये सब की सब किस तरह की हैं, है ना, दे आर किस तरह की है, कलरलेस एंड टेस्टलेस, ना कोई कलर है ना टेस्ट है, दे आर कलरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, नीचे लिख दे रहा हूँ एक और प्रॉपर्टी, है ना, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मैजिक नंबर वगैरह जो लिखते हैं, जल्दी से छोटी छोटी चीज़ों की बात कर ले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, ठीक है, तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, GEC लिखे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, बोल ही दिया हमने, NH2 NP6 एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हीलियम। ठीक है ना, एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, मतलब इनकी मैजिक नंबर, ये वाला पॉइंट तो एटलीस्ट मैं क्लियर कर ही दूँ बेटा, मैजिक नंबर एलिमेंट ना, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और इनका एटॉमिक नंबर। तो कौन सी 6 नोबल गैसेस हैं आपका, हीलियम फर्स्ट पीरियड से लेके 6 पीरियड तक सब है आपका ना, हीलियम P1 का, नियॉन P2 का, आर्गन P3 का, क्रिप्टॉन P4 का, ज़ीनॉन P5 का, रेडॉन P6 का। रेडॉन आपका रेडियो एक्टिव है। इनकी मैजिक नंबर पी ब्लॉक में के इन्हीं की मैजिक नंबर अलग होती हैं, और इनकी मैजिक नंबर होती हैं 8, 8, 18, 18 और 32। है ना, फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है क्योंकि 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे वाले का सीधे 10,
तीसरे वाले का 8 का जंप आया तो 18, फिर 18 का जंप आया था तो 36, फिर 18 का जंप आया तो 54 और फाइनली 32 का जंप आया तो 86, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़रूर लिखें कि रेडॉन जो है आपका, रेडॉन इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है। एटॉमिक साइज की बात करोगे, अगली प्रॉपर्टी में आए साइज, है ना। तो साइज का जनरल रूल बस 2 पॉइंट साइज में ध्यान रखेंगे। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पहला पॉइंट। दूसरा कि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी साइज सबसे बड़ी होगी, है ना। सेकेंड पॉइंट, क्यों होगी बड़ी? क्योंकि इनर्ट गैसेस जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो 4 तरह की रेडियस की बात करी थी बेटा, कोवलेंट रेडियस, वॉन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। इनर्ट गैसेस के लिए केवल वॉन डर वाल रेडियस होती है, तो दे हैव, है ना, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर, बस इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखें। दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स, है ना, एज दे हैव कौन सी रेडियस, एज दे हैव वॉन डर वाल रेडियस। रेस्पेक्टिव पीरियड्स में इनकी साइज सबसे बड़ी है क्योंकि ये वॉन डर वाल रेडियस रखते हैं, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये इनकी साइज का ऑर्डर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बस एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बस इतना पॉइंट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉरी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पहला पॉइंट। दूसरा, चूँकि ये लास्ट ख़त्म हो रहा है पीरियोडिक टेबल एक तरह से हम लोग बोले यहाँ पर, तो अगेन दे हैव हाईएस्ट, they have highest ionization enthalpy in their respective periods due to, क्यों है रेस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इनके ऑर्डर एग्जैक्टली सेम, हीलियम की सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ना। रेडॉन को बार बार अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखेंगे, क्या कि हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पूछे तो वो हीलियम की है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें बेटा, एमपी एंड बीपी की, एमपी एंड बीपी की बात करें, है ना, तो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो है, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर बात है, डाउन द ग्रुप जाने पर वो बढ़ेंगे ज़रूर। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिकॉज रीज़न पूछे वाई, क्योंकि इनके अंदर वीकेस्ट टाइप ऑफ वॉन डर वाल रिडक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, बिकॉज दे हैव weakest type of van der Waal force of attraction and that is कौन सा बेटा? दोनों नॉन पोलर हैं, नाम क्या रहेगा उसका? याद तो होगा, बॉन्डिंग में पढ़ लिया था हम लोगों ने। नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक फर्स्ट एटम या मॉलिक्यूल जो भी बोले बेटा, है ना, एटम ही बोलना चाहिए, हालांकि मोनो एटॉमिक है, उसमें इंस्टेंटेनियस एक डाइपोल डेवलप हुआ
उसने सामने वाले एटम के अंदर फिर दूसरा डाइपोल इंट्रोड्यूस करा। तो ये वीकेस्ट टाइप का है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। तो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वीकेस्ट टाइप ऑफ वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीचे जाने पर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास है ना, ये तो एटॉमिक नंबर है बेटा, उसकी वजह से ये वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें पता ही है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एज वेल एज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, साइज। नीचे जाने पर साइज और ये दोनों बढ़ रही हैं, तो MP एंड BP जो है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, MP एंड BP इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास एज वेल एज साइज। एटॉमिक मास और साइज दोनों बढ़ने की वजह से इनके MP BP दोनों नीचे जाने पर बढ़ते जाते हैं। मतलब अगर हमसे MP और BP का ऑर्डर जो बॉन्डिंग में भी हमने लिखा था बेटा पूछ लेता है, वो पूछा जाए तो हीलियम लेस देन नियॉन लेस देन आर्गन लेस देन क्रिप्टॉन लेस देन जिनॉन लेस देन रेडॉन, है ना। रेडॉन की तो खैर बात करना ही बेवकूफ़ी है, बट तब भी लिखने के लिए हम लोग बार बार लिख ले रहे हैं। इनमें हीलियम क्या तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। अब यहाँ पर जो स्पेशल पॉइंट है वो है हीलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और याद भी रखना बेटा ना, इसलिए शायद आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, हीलियम लो टेम्परेचर जहाँ पर भी क्रिएट होता है क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स, है ना, KF अगर आपको मैं लिक्विड सॉल्यूशन से लिंक कराऊँ तो KF का मतलब था, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो क्रायो वर्ड बेटा है ना, टेम्परेचर लो वाली फीलिंग में आता है। हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हीलियम की। इस वजह से जहाँ पर भी लो टेम्परेचर क्रिएट करना होता है वहाँ पर आप हमेशा हीलियम को यूज़ करते हो। ये पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, ठीक है ना। और इट हैज़ अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक। इट हैज़, सेकेंड इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ unusual property of diffusing through, सबसे डिफ्यूज हो जाती है बेटा। इट हैज़ unusual property of diffusing through most commonly used laboratory सब्सटेंस, है ना, लाइक ग्लास। लेबोरेटरी में क्या होगा बेटा ना, ग्लास में, रबर में, प्लास्टिक, इन्हीं के कंटेनर होंगे या इन्हीं के जो भी चीज़ें होंगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनसे ये बड़ी आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है। तो हीलियम का तो एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है ना। डेप्थ में तो हीलियम काफ़ी बवाल है थोड़ा सा, बट उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हीलियम के ज़रूर याद रखना। यूज़ में हीलियम में लिखा दूंगा, पढ़ के सुना दूंगा, वो तो NCERT ब्लॉक के हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी सी प्रॉपर्टीज़ का एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब आखिर आइडिया कैसे आया भैया, है ना, कि आखिर नियॉन भी या ये जिनॉन भी कंपाउंड बना सकता है। हाउ साइंटिस्ट गेट दैट आइडिया। सबसे पहले ये आइडिया लिया था नील बार्टलेट ने। इनका नाम जरूर ध्यान रखना है आपको, नील बार्टलेट, ये साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने अपना, है ना, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है बेटा O2PtF6। ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है आपका O2PtF6, ठीक है ना, प्लेटिनम। O2 आपका प्लस फॉर्म में था और PtF6 माइनस, ये कंपाउंड पाया गया है। इसमें जब उसने देखा कि ऑक्सीजन की जो आयोनेशन एंथैल्पी होती है, द आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज 1175 किलोजूल पर मोल, है ना। ये अलग बात है बेटा कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, बट एनर्जी देके निकाल तो सकते हो बेटा, है ना। तो ऑक्सीजन की आयोनेशन एंथैल्पी जो पाई गई थी 1175 किलोजूल पर मोल, द आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन,
आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हिस्ट्री थोड़ी सी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद तो बस मैं तीनों कंपाउंड्स बताऊंगा जिनॉन के, उनका हाइड्रोलिसिस, बस इतना ही है, और यूज़ बता दूंगा कहाँ पे क्या यूज़ है। आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन 11575 किलोजूल पर मोल थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन? O2 को आप कन्वर्ट करोगे O2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब उसने एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा, देखो है ना, जिसको केमिस्ट्री से लगा हुआ है बेटा, वो तो दिन भर खुरापात करता रहेगा। हम तो दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा भी केमिस्ट्री पढ़ लिख के बोर हो जाते हैं ना, बट जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, जिसने फील्ड ही ये चूज़ करा है, उसको तो पागल हो जाता है। और वैसे भी है ना, इंडियन एस सच कोई वेल नोन केमिस्ट साइंटिस्ट है भी नहीं, काफ़ी कम ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट बाहर के इतने साइंटिस्ट है बेटा, वो एक बार लैब में घुसते हैं, उनको पता भी नहीं पड़ता कितना टाइम हो गया। वो दिन भर के एक्सपेरिमेंट, बाहर रिसर्च फील्ड के स्कोप भी खूब ज़्यादा है, तो वो दिन भर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि आयनेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन जो है वो 1170 किलोजूल है ना। बस आइडिया क्लिक करने की बात होती है ना बेटा, उसको एक आइडिया आया है बस यहाँ से। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, और उसके पीछे की कहानी बस इतनी सी कि उसने जब देखा कि ऑक्सीजन के आयनेशन एंथैल्पी 1175 है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के हम O2 प्लस बना रहे हैं, कंपाउंड भी बना रहे हैं, तो जिनॉन के साथ क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जिनॉन को आपने Xc प्लस और इलेक्ट्रॉन में बदल दिया। अब ये बात बस उसके दिमाग में घर कर गई कि भैया दोनों की आयनेशन एंथैल्पी सेम है, जब ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो जिनॉन का भी कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसने इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए XCPTF6 पहला कंपाउंड जिनॉन का वेल नोन बना दिया। एक बार ये कंपाउंड बन गया बेटा, उसके बाद फिर रिसर्चेस चालू होती चली गई। बस इतना पता पड़ गया कि ठीक है ना, कि इनके भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। और अब तो ये फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, नोबल गैसेस के काफ़ी सारे कंपाउंड है ना। हीलियम नियॉन फर्स्ट 2 के तो काफ़ी रेयर है ड्यू टू स्मॉल साइज, और वैसे भी हमें पता है बेटा कि फर्स्ट पीरियड में तो खैर बाकी किसी ग्रुप में एलिमेंट है ही नहीं, केवल 18th ही है। और हाइड्रोजन को जरूर आप बोल सकते हो सर हाइड्रोजन भी तो है, बट हाइड्रोजन तो बेटा है ना, न आवारा है, न फर्स्ट का है, न 17 का, पता ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को अलग से ही पढ़ते हैं हम लोग, हमने भी अलग से ही पढ़ा है, ठीक है। बाकी सेकेंड पीरियड है, और सेकेंड पीरियड वाले हमेशा थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर ही शो करते हैं, चाहे एल्कली मेटल से लेकर आप आ जाओ कहाँ तक, लास्ट 18 ग्रुप तक, तो उनका अनयूजुअल बिहेवियर है। तो फर्स्ट 2 के थोड़े कम कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं, जिनॉन के काफ़ी हो गए हैं, ठीक है ना। क्रिप्टॉन के थोड़े थोड़े डिस्कवर हो चुके हैं, आर्गन के हो चुके हैं, रेडॉन की बात करने की ज़रूरत है नहीं, रेडियो एक्टिव है। तो इससे बस एक आइडिया मिला, कंपाउंड की डिस्कवरी चालू हुई, और अब मैं बस जिनॉन के कंपाउंड्स के बारे में ही आपकी बात करूँगा। तो जल्दी से आप 2 मिनट नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया तब हम लोग सीधे है ना कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन पर आ जाए। 3 कंपाउंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम लिखे ही हुए हैं बेटा, ठीक है। तो ये ब्लॉक सबसे छोटा है, कुछ है ही नहीं इसमें, इतनी सी कहानी, थोड़ी सी NCERT बुक में भी 2-3 पेज में तो ख़त्म हो जाता है ब्लॉक। तो जिनॉन के कंपाउंड्स की बात करोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तीनों एक साथ ही चलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, इस पे आ जाएं सीधे। कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, और मेनली आपको जिनॉन के फ्लोराइड्स को ही देखना है। तो 3 फ्लोराइड है बेटा, Xc प्लस F2, XcF2 बनाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, नो नथिंग। और भी हैं 1-2 मेथड्स, वो फालतू में बुक्स में गिवन होती हैं, है ना, बट जितने ज़्यादा में जाओगे उतना आप परेशान ही होगे। XcF6, XcF2, XcF6, XcF6 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, कंट सब सॉलिड है बेटा, ऑल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबलाइम होते हैं 298 केल्विन पर। तो ये पॉइंट जरूर लिखना, ऑल आर कलरलेस crystalline solids and readily sublimes at 298 केल्विन, सब सबलाइम हो जाते हैं 298 केल्विन पर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बेटा, दे ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, दे ऑल आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, मतलब जिसको ज़रूरत होगी वो बड़ी आसानी से इनका
क्या करेगा, फ्लोरीन खींच के ले जाएगा। दे ऑल आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तीसरा, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर भी ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ना। अब तीनों की रिएक्शन तो सेम है बेटा, बट एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसलिए थोड़ी सी कंडीशन याद रखना जरूरी है आपको। क्या कंडीशन? फर्स्ट रिएक्शन में हीलियम कह रहा हूँ, ज़ेनॉन शुड बी इन एक्सेस। ये रिएक्शन 673 केल्विन मतलब 400 डिग्री सेल्सियस 1 बार। सेकेंड में ये 1:5 रेशो में, थर्ड में ये 1:20 रेशो में। ठीक है, पूछ ले तो याद होना जरूरी है, इसलिए मैं तो लिखवा दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, है ना। 873 केल्विन 7 बार प्रेशर, 873 केल्विन आपका इसका भी, ठीक है। और एज वेल एज आपका प्रेशर यहाँ पर हाई है 60 to 70 बार, है ना। XC F6 बनाना है, समझ रहे हो, तो XC+6 तक ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, सब कोवालेंट कंपाउंड है, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सबलाइम होते हैं, गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और आसानी से आपका हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। तो इनका यूज़ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। जो ये मैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोल रहा हूँ बेटा, तो ये अपना एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एडिशन कंपाउंड बनने का मतलब क्या है? अगर आपने HCF2 की रिएक्शन PF5 के साथ करा दी तो ये डोनर की तरह काम करेंगे। क्या डोनर? F-। हमें पता है कि PF6- एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसने अपना फ्लोरीन इसको दे दिया, खुद कन्वर्ट हो गया ये HCF+ में। ये इस तरह से अपना एडिशन कंपाउंड बना रहा है। ठीक, तो ये आपका एडिशन कंपाउंड बना रहा है। दूसरी अगर हम लोग बात करें IF5 के साथ, अगर IF5 के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे HCF2 की, फिर से वही कहानी होगी, ठीक है। तब भी ये अपना एक फ्लोरीन, इसलिए इन्हें फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स बोल रहे हैं। अब ये कोई उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि पूछी जाए बेटा, बट बताने के लिए बस मुझे बताना था, ठीक है ना। अगर आपका सीजियम का फ्लोराइड आ जाए, CSF है, तो अभी तक तो ये डोनर की तरह काम कर रहे थे बेटा, बट सीजियम के केस में ये एक्सेप्टर की तरह काम कर जाएंगे। HCF6 का CFS के साथ बना, ये डोनेट करेगा क्योंकि ये +1 में आ गया और बन जाएगा आपका XeF7-। आपको याद हो तो ये हमने बनाया था बेटा कि XeF7- कैसे बनेगा। जिनॉन के पास टोटल हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, माइनस का मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, और उसमें से आपका 7 के साथ उसने बॉन्ड बनाया और एक क्या है आपका लोन पेयर, ठीक है ना। तो बस इतना सा एडिशनली ध्यान रखें कि विथ S ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट आ गया विथ S ब्लॉक फ्लोराइड्स एंड S ब्लॉक के अलावा अगर आ गया एल्काइल फ्लोराइड्स, क्योंकि उनके पास तो एक्स्ट्रा फ्लोरीन लेने की जगह ही नहीं होगी बेटा। एल्काइल फ्लोराइड मतलब ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट ही होगा। इट इज वर्किंग एज किसकी तरह? F- एक्सेप्टर। ये F- एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। बाकी एंड विथ अदर्स, बाकी सबके साथ, विथ अदर्स बाकी सबके साथ F- डोनर की तरह काम करेंगी, ठीक है ना। तो इनमें मैं ना आपका ज़्यादा समय खोटी करूँगा ना मेरा, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं बेटा। अब इतना सारा चीज़ें याद रखना, बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एडिशन, रिएक्शन और लास्ट एंड फाइनल हाइड्रोलिसिस इनका, है ना। यूज़ में बस एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ के सुना और समझा दे रहा हूँ, वो ज़रूर याद रख ले बस, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीशन ऑफ पूरा P ब्लॉक। जितना बेस्ट मेरी तरफ से हो सकता था बेटा, जितना मुझे आता था, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है 100% क्वेश्चन करने के लिए एग्ज़ाम में, उतना सब मैंने आपको बता दिया है कि इसके बाहर अब कोई भी क्वेश्चन
100% से मेरा मीनिंग हमेशा है ना 95+, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा दे देगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस दे देगा, तो फिर उसका कुछ नहीं करा जा सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसकी 2 चीज़ें इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो मैं इसे रखूँगा। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है बेटा, और दूसरा भले आप, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनकी, बस साइंटिस्ट का नाम कैसे बना था ये, और इन बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले से ही पता है ना, हीलियम की अनयूजुअल प्रॉपर्टी, बाकी सब कुछ हमें पता है। इनके हाइड्रोलिसिस खूब इम्पॉर्टेंट है, HCF2, HCF4, HCF6। इनमें भी अब खूब बवाल है बेटा, है ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये वो, किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, किस में कम, बट मैं तो सिंपल बताऊंगा, मैं ज़्यादा टफ में नहीं ले जाऊंगा आपको। HCF2 का हाइड्रोलिसिस होगा, द प्रोडक्ट्स आर Xc, ठीक है ना, HF आपका 2HCF2 गिव्स 2Xc, 4 फ्लोराइड, 4 इधर से हाइड्रोजन H+ आए, 4HF प्लस साथ में आपका O2, है ना। थोड़ा सा, चलो बाकी 2 हटाओ, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं जनरल रूल बता सकता हूँ। क्या जनरल रूल? कि हमें जनरली पता है बेटा कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, एक को OH देना है और एक को H देना है। तो HCF2 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो F- वाला है, उसने तो अपना H+ उठाया, वो तो खुश होकर HF बना के बोले बाहर में जाए दुनिया। अब Xc ने दोनों तरफ से OH उठाया, अगर आपको समझने के लिए, थोड़ा सा लिंक करने के लिए, ठीक है ना, Xc ने दोनों तरफ से OH उठाया, ठीक है ना, और OH उठाने का मतलब, ठीक है, दोनों तरफ से, ये अब आपका स्टेबल नहीं होता है, और ये स्टेबल, पहले तो इसने OH उठाया अपना, ठीक है ना, और उसके बाद ये बेटा फाइनली क्या करता है, 2 Xc है हमारे पास, इसने OH उठाया, ये अपना OH 4H थे ना मेरे पास, ये अपना, ठीक है ना, Xc, दोनों H+ रिलीज करके Xc डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमने 2 वाटर ही लिए हैं। 2 वाटर का मतलब 2 H+ इसने उठा लिए, इसने दोनों OH उठा लिए। अब इनके OH हटक अलग होके Xc डबल बॉन्ड O बना, बट ये खुद अनस्टेबल है, तो इसने अपना Xc बाहर निकाल दिया, प्लस साथ में क्या निकाल दिया, आपका O2 बाहर निकाल दिया। ये इस तरह से होता है, एक लिंकिंग के लिए, है ना। अदरवाइज तो ये इतनी सिंपल रिएक्शन है, कोई टिपिकल है नहीं, ठीक है ना, सीधे सीधे बस रेडॉक्स रिएक्शन है, इतना ज़रूर ध्यान रखें। अब HCF4 का कराओगे 6Fe(X4), ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, प्लस 12H2O, इसमें आपको, ठीक है ना, Xc भी मिलता है और XcO3 भी मिलता है, 24 फ्लोरीन, 24 हाइड्रोजन, 24 HF मिलता है, प्लस O2 मिलता है, ठीक है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये 0 वाला है बेटा, ये है आपका +4 वाला। डिस्प्रोपोर्शनेशन को हमेशा उल्टा, है ना, मुझे भी पूरी बैलेंस रिएक्शन देखो याद नहीं है, कोफिशिएंट में भूल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा देख लेते हैं। 0 से +4, इसका इन फैक्टर 4, इसका 2, दैट मीन दे विल बी इन 1:2 के रेशो में। इसका 4 था, इसका 2 था, तो 1:2 के रेशो का मतलब इसका 2, इसका 1, ये 2 होगा, मतलब ये 2:4 के रेशो में। अब आप देख सकते हो 6 हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 12 ऑक्सीजन थे, इधर 12 आए हैं, तो 4 3 12। गलत कर दिया क्या? अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, ये 4, ये 2 और ये आपका 3O2। तो इस तरीके से ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इतने पॉइंट्स में जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट वाली भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ज़ीनॉन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड वाली भी नॉर्मली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम लोग नॉन रेडॉक्स बोलते हैं ना, इनमें रेडॉक्स है। सेकेंड वाली भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी, इट इज़ आल्सो अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि ज़ीनॉन जो है आपका +4 से 0 और +6 दोनों में जा रहा है, ठीक है ना। और फाइनली बचता है बस HCF6। ये बेचारा सिंपल है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस दोनों पूछे जा सकते हैं,
तो जिनॉन के जो ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो XCOF2, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन आ गया, 2 फ्लोरीन चले गए, 2HF, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है। फिर से जो XCOF2 बना है, फिर अगर इसकी रिएक्शन H4 बना है, फिर से जो XCOF4 बना है इसकी H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो वो बना देगा XCO2F2 प्लस फिर से 2HF, ठीक है ना। और फाइनली ये जो XCO2F2 बना है प्लस H2O, तो फाइनली फिर से ये तीसरा वाला ऑक्सीजन भी उठा के दोनों F हटा के XCO3 प्लस 2HF। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए बेटा कि XCF6 के हाइड्रोलिसिस में क्या क्या बनता है, तो सब बनते हैं, है ना। ये सब पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। दिस ऑल 3 रिएक्शंस आर फॉर पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ऑल दिस 3 रिएक्शंस आर फॉर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, है ना। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात करोगे और सब नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑल आर नॉन रेडॉक्स, इसी तरीके से आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और अब अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलोगे तो XCF3 प्लस 3H2O विल गिव यू, ठीक है ना, XCO3 प्लस 6HF। तो फर्स्ट वाली रेडॉक्स, ठीक है ना, सेकेंड वाली रेडॉक्स के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन, थर्ड वाली नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये है इनके हाइड्रोलिसिस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं केवल इन्हीं 2 चीज़ों को मानता हूँ, ये दोनों सबसे स्पेशली हाइड्रोलिसिस को तो सबसे ज़्यादा बेटा, ठीक है ना, इकलौता, मतलब आप बोल सकते हो कि HF तो सब में बन रहा है बेटा, कॉमन प्रोडक्ट। क्वेश्चंस कैसे बना सकता है एग्जाम वाला, उसका मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। वो पूछ ले सभी के हाइड्रोलिसिस में कॉमन प्रोडक्ट कौन है, तो कॉमन प्रोडक्ट केवल HF है। O2 किस किस के हाइड्रोलिसिस में रिलीज होता है, तो XCF2 और XCF4 में, ठीक है ना, इन दोनों में O2 आपका रिलीज होता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। XC किस किस में बनता है, तो XCF2 XCF4 में, है ना। किन में XC और O2 दोनों बनते हैं, तो फर्स्ट दोनों में। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए आपको ये 3 लाइनों की सीधे सीधे रिएक्शन डायरेक्टली ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। और ये सीधे सीधे याद ही रखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा मैकेनिज्म पर, नीचे वाली तो मैकेनिज्म के साथ आगे ही समझ में बेटा, ऊपर वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन है, उसका एक रफ मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब अगर यूजेस ऑफ इनर्ट गैस बात करें तो इट इज़, आई एम सिंपली रीडिंग फ्रॉम द NCERT बुक, वो मैं आपको यूज़ बता दे रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लेना, है ना। बाकी सब जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों के ऊपर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बता दिया, आयोनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बता दिया बेटा, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के ऑर्डर पूछ सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ते जाएंगे। वाटर में सॉलिबिलिटी पूछ सकता है बेटा, तो वाटर में सॉलिबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि वो सॉलिबिलिटी होगी किसकी वजह से, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। वाटर तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये बाकी में आपका एक डाइपोल इंड्यूस करेगा, तो सॉलिबिलिटी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की वजह से बढ़ती जाएगी। यूज में लिखते जाइए बेटा, मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट हीलियम के लिए लिख ले, हीलियम इज ए नॉन फ्लेमेबल एंड लाइट गैस। नॉन फ्लेमेबल है, जलती भी, इनफ्लेमेबल बोलते हैं हम लोग नॉन फ्लेमेबल की जगह। हीलियम इज इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस, सो इट इज यूज इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। जो बैलून आप मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ करते हो उनमें हमेशा हीलियम भरी होती है। ये यूज़ क्वेश्चंस में पूछ सकता है ना, बोर्ड वालों के लिए तो लिखवाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, हीलियम इज इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस, सो इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सेकेंड, हीलियम इज यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्योंकि ये लो टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, ठीक है ना। लिक्विड हीलियम, थर्ड यूज, लिक्विड हीलियम इज यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायो वर्ड आता ही तब है बेटा जब कोई चीज़ आपका लोएस्ट वाले फॉर्म में चल रही है ना, तो लिक्विड हीलियम इज यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट, ठीक है। इस पॉइंट को भी अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम इज यूज टू प्रोड्यूस पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ठीक है ना। ये यूज़ है बेटा, इनमें तो मैं कुछ नहीं करवा सकता ना, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। मैं कल सुन के बोल रहा हूँ कि लिख लें, हीलियम इज यूज टू सस्टेन, टू प्रोड्यूस पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो 4 यूज हीलियम के जरूर याद रखें। क्रायोजेनिक, लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक एजेंट है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनफ्लेमेबल और लाइट होने की वजह से
फीलिंग में बैलून फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए और पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ होता है ना। आर्गन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर देना है तब आप आर्गन का यूज़ करते हो, है ना। नियॉन का यूज़ आप डिस्चार्ज ट्यूब में करते हो, नियॉन बल्ब्स वगैरह आप बोलते ही हो, ठीक है ना। तो ये बस 5-6 यूज़ ज़रूर याद रखें। और लास्ट चीज़, क्लेथरेट कंपाउंड्स आपके बनते हैं। क्लेथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर के बीच में ये ट्रैप हो जाते हैं, जो मैं बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख के टाइम खोटी नहीं कर रहा हूँ। बस हीलियम, नियॉन क्लेथरेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ये चीज़ भी हमने वहाँ पर लिख ली थी, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में इसलिए जा ही नहीं रहा हूँ बेटा, केवल काम की वो चीज़ें, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, अल्टीमेटली याद आपको रखना पड़ेगा, आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा कौन सी चीज़ याद रखें कौन सी चीज़ छोड़े, है ना। बस इसलिए मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं जो काम की हैं। तो आई होप ये छोटा सा सेशन, ये हमारा एंड भी है पी ब्लॉक का। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है बेटा, दैट यू कैन फील बाय सीइंग द लेक्चर्स कि हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में मैंने एक्सप्लेन करा है। और अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इससे बेस्ट पार्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है कि हर एक चीज़ आपने कम से कम 2-2, 3-3 बार सुनी है। कोई चीज़ पीरियोडिक में सुनी है, कोई फिर वही चीज़ बॉन्डिंग में सुनी है, कहीं आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सुना, कहीं आपने मेटलर्जी में सुना। तो इतनी बार सुनते सुनते आपका जो एक बेस होगा वो काफ़ी सॉलिड अब तक बन चुका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसी मैं उम्मीद आपके साथ रखता हूँ। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन ऑल्सो, ठीक है ना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।